हाँ दोस्तों, आज हम आप लोगों को संस्कृत भाषा की जो प्रश्न पैडागॉजी और एक गद्यांश बताने वाले हैं। इस क्लास में समझा रहे हैं आप लोगों को संस्कृत पैडागॉजी और एक गद्यांश है इसमें, जो इस प्रकार है। संस्कृत भाषा तु परिष्कृतम परिमार्जितम भाषा शास्ति सम धन सुट धन कृ धन कृत माजकर चमकाया हुआ आवर्धित संस्कृत शाब्दिक अर्थ संस्कार की गई भाषा। तो पहला क्वेश्चन है संस्कृत भाषा किन मुखेन नृत्या। संस्कृत भाषा है वो कौन सी भाषा में लिखी जाती है। तो जो संस्कृत भाषा है वो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। किसमें? देवमुखेन। इसका आंसर है देवमुखेन। संस्कृत भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। संस्कृत भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। अगला क्वेश्चन, संस्कृत भाषा केन नामना ज्ञाते। संस्कृत भाषा को कौन सी भाषा है? संस्कृत भाषा केन नामना ज्ञाते। तो देव भाषा है संस्कृत, प्राचीन भाषा है, वाग्गान व्याख्यात है या उपर्युक्त सर्वसमम यानी सभी है। संस्कृत भाषा भारत की सबसे प्राचीन भाषा है। कैसी? सबसे प्राचीन भाषा संस्कृत। कौन सी? संस्कृत है। तो इसका अर्थ है संस्कृत भाषा केन नामना ज्ञाति। जो संस्कृत भाषा है वो कौन सी है? तो प्राचीन भाषा है। बी इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, भाषा शब्दस्य व्युत्पत्ति। भाषा शब्दस्य व्युत्पत्ति। भाषा किन शब्दों से मिलकर बना है? तो भाष धातु। किससे? भाष धातु से। अड और टाप ये होते हैं प्रत्यय, इनसे मिलकर बना है। भाषा का मतलब होता है वक्तृता यानी बोलना। भाषा का मतलब क्या होता है? वक्तृता संस्कृत में कहते हैं। भाषा का मतलब है बोलना। भाषाया वास्तविकं स्वरूपम् अस्ति। भाषाया वास्तविकं स्वरूपम् अस्ति। भाषा कैसी होती है? अशाब्दिकम, शाब्दिकम, सांकेतिकम, प्रतीकात्मकम। भाषा होती है सांकेतिकम, सांकेतिक भाषा होती है। भाषा वास्तविक भाषा कैसी होती है? भाषा वास्तविकम स्वरूपम अस्ति। भाषा का वास्तविक स्वरूप क्या होता है? इसका अर्थ होता है कि भाषाया वास्तविकम स्वरूपम अस्ति। भाषा का वास्तविक रूप क्या होता है? तो सांकेतिक भाषा होती है। आंसर इसका सी। भाषाया विशेषणम। भाषा की विशेषताएं। भाषा एका व्यवस्था अस्ति। भाषा की एक व्यवस्था होती है। इयम अर्जित संपत्ति अस्ति। भाषा कैसी है? भाषा एक अर्जित संपत्ति होती है। भाषाया विशेषणम अस्ति। भाषाया
भाषा की जो विशेषता हैं, पहली भाषा की विशेषता क्या है? भाषा एका व्यवस्था अस्ति, भाषा की एक व्यवस्था होती है। दूसरा है इयम अर्जित संपत्ति अस्ति, भाषा एक अर्जित संपत्ति होती है। इयम परिवर्तनशील अस्ति, भाषा एक कैसी होती है? परिवर्तनशील होती है। जगह जगह की भाषाएं अलग अलग हो सकती हैं, हर एक क्षेत्र की भाषा अलग अलग हो सकती, इसलिए इयम परिवर्तनशीला अस्ति, भाषा परिवर्तनशील होती है। भाषा सभ्यता सह विकासोत्पन्न अस्ति, भाषा सभ्यता के अनुसार विकास होता है। भाषा का सभ्यता के अनुसार, सभ्यता सह विकासोत्पन्न, सभ्यता भाषा सभ्यता का विकास होता है। भाषा प्रतीकात्मकम अस्ति, भाषा प्रतीकात्मकम अस्ति, भाषा का एक प्रतीक होता है। भाषाया विकास, भाषा का विकास, विकासस्य किम, भाषा का विकास कैसे होता है? बालानां शारीरिकं मानसिकं च क्रमे परिपक्वता आगमनम एव विकास कथयति। बालक का विकास शारीरिक मानसिक क्रम में परिपक्वता के आधार पर आगमन विकास के रूप में होता है। कैसा होता है? शारीरिक मानसिक क्रम परिपक्वता के आधार पर विकास होता है। आगमन तरीके से शारीरिक विकास, मानसिक विकास, दो प्रकार के विकास होता है भाषा का। भाषा का विकास शारीरिक और मानसिक दो प्रकार से होता है। जैसे ये बच्चे हैं, ये खेलने से शारीरिक विकास होता है और इसको ये चलाने से मानसिक विकास होता है। भावानां एवं विचाराणां अव्यक्तस्य साधनम एव भाषा अस्ति, अर्थात इसे अर्जित किया जाता है। भाषा कैसी है? भाषा एक अर्जित संपत्ति होती है। भाषा जन्म से नहीं आती, भाषा अर्जित की जाती है। ये क्वेश्चन सीटेट में पूछा जाता है कि भाषा किस प्रकार की संपत्ति है, तो भाषा एक अर्जित संपत्ति है। भाषा तु जन्मजाते न भवति, अपितु भाषा शिक्षणस्य प्रवृत्ति जन्मजातो भवति। भाषा तु जन्मजात न भवति, भाषा जन्मजात नहीं होती है। भाषा शिक्षणस्य प्रवृत्ति जन्मजातो भवति, भाषा एक जन्म के साथ आती है। ये कथन कहने वाले चॉम्स्की हैं। भाषा जन्मजात न भवति, भाषा एक जन्मजात नहीं होती। भाषा शिक्षण प्रवृत्ति जन्मजात भवति, इसका मतलब है कि भाषा जन्म के साथ आती है। ये मानने वाले कौन थे? तो चॉम्स्की। अब बात करते हैं भाषा विकास में विद्यालय की भूमिका को नकारा नहीं जा सकता। किसकी? विद्यालय की भूमिका को नकारा नहीं जा सकता, अथा भाषा जन्मजात न होकर विद्यालय वातावरण से अर्जित की जाती है। तो ये कहने वाले थे वाइगोत्स्की। इन्होंने सिद्धांत दिया था सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। वाइगोत्स्की का मानना है कि भाषा का विकास है वो जन्मजात नहीं न होकर विद्यालय वातावरण
से अर्जित किया जाता है। ये कहने वाले कौन थे? वाइगोस्की। भाषाया विकासास्तु अर्जनम न अधिगम रूपेण एवं भवति। भाषा अर्जित की जाती है अस्य सिद्धांत अनुसार प्रथम यमेव ज्ञानम् आवश्यकम् अस्ति यत् अर्जनं किम् अस्ति अधिकम्। भाषा अर्जनम, भाषा कैसी है? भाषा एक अर्जित संपत्ति है। भाषार्जनम तु प्रारंभिक प्रक्रिया अस्ति योऽयमेव ज्ञानम् अनावश्यक रूपेण सहजं भवति। यान् विचारान् वातावरणेन सहज रूपेण प्राप्नुवन्ति सेव अर्जनम्। भाषा अधिगम, तो भाषा अधिगम क्या होता है? भाषा अधिगम तु द्वितीय प्रक्रिया अस्ति। भाषा अधिगम एक द्वितीय प्रक्रिया होती है। एवमेव ज्ञानम विशेष प्रशिक्षणेन भवति, विशेष संस्थाने भवति। अधिगमन च अर्जनम, अधिगम और अर्जन। अधिगम और अर्जन, अधिगम का मतलब होता है सीखना। अधिगम का मतलब क्या होता है? सीखना। अधिगम का मतलब सीखना होता है। अर्जन का मतलब होता है अर्जित। अर्जित का मतलब होता है जो जन्म से नहीं, जन्म के बाद प्राप्त हो से अर्जित कहते हैं। अधिगम चा अर्जनम, अधिगम और अर्जन। भाषाया अधिगम अर्जने चा वेदम। इसका अधिगम और अर्जन में अंतर होता है। भाषा अधिगमनाय जागरूकम प्रयत्नम करोति। भाषा कैसी होती है? जागरूक प्रयत्न से होती है। पहला क्वेश्चन है जैसे भाषादि गमादिग्रहणम मध्य का भेद। भाषा अधिगम में ग्रहण क्या होता है? जैसे उभय अधिगम ग्रहण पश्चात। भाषा अधिगम और भाषा अर्जन चा भेदम। भाषा अधिगम और भाषा अर्जन में अंतर। अधिगम क्या होता है? तो अधिगम है भाषा अधिगम जागरूकम प्रयत्नम करोति। अधिगम से भाषा अधिगम से जागरूक होता है व्यक्ति, और अर्जन से भाषा अर्जन एका प्राकृतिक प्रक्रिया अस्ति इयं च अवचेतनम रूपम भवति। तो अर्जन से, भाषा अर्जन से प्राकृतिक प्रक्रिया होती है और अवचेतन रूप होता है। दूसरा जैसे अधिगम, भाषा अधिगम नियम व्याकरणम च महति आवश्यकता अस्ति। भाषा अधिगम में नियम और व्याकरण का महत्व होता है। भाषा अधिगम में नियम व्याकरण का महत्व होता है। अर्जन में भाषा अर्जन
निकटस्थ वातावरण समीपस्थ जनाना माध्यमेन एव विकास। भाषा अर्जन में निकटस्थ नज़दीक का वातावरण, समीपस्थ दूर का और जनानाम माध्यम बीच का विकसित होता है। भाषा अधिगमनेन वयम पठनम लेखनम च विकासम भवति। भाषा अधिगम में पढ़ने और लिखने का विकास होता है। किसमें? भाषा अधिगम में। और भाषा अर्जन में भाषा अर्जन भाषणम अवबोधनम कर्म। भाषा अर्जन में भाषण का अवबोध होता है। भाषा अधिगमे पुस्तकम व्याकरणस्य च महती आवश्यकता भवति। भाषा अधिगम व्याकरण में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। भाषा अर्जने पुस्तकम व्याकरणस्य च आवश्यकता नास्ति। भाषा अर्जन में पुस्तक व्याकरण की कोई आवश्यकता नहीं होती। भाषा अधिगम मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया अस्ति। भाषा अधिगम एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है और भाषा अर्जन अमनोवैज्ञानिक प्रक्रिया होती है। अधिगम औपचारिक होता है और भाषा अर्जन अनौपचारिक होती है। जैसे क्वेश्चन है पहला, भाषा अधिगम मादिग्रहण मध्य का भेद। भाषा अधिगम में मध्य का भेद क्या होता है? तो उभय अधिगमादि ग्रहण सहजिकम, या फिर उभय अधिगमादि ग्रहण प्रयासजनम अधिगमा प्रयासजनम अधिग्रहणम सहजिकम अधिग्रहणम प्रयासजन अधिगम सहजिकम। भाषा अधिगम ग्रहणम मध्य भा अस्ति। डी इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, विद्यार्थिना भाषाया अधिग्रहणं कुर्वन्ति। तो विद्यार्थी की भाषा अधिगम कैसी होनी चाहिए? सहजीव नियमात्मक वातावरणे भाषा व्यवहार कृत्वा। 20 का सही आंसर। वाइगोस्की महोदय अनुसार भाषा अधिगम सर्वतो महत्व घटनम। वाइगोस्की महोदय के अनुसार भाषा अधिगम कैसा है? सामाजिक भावानी या सामाजिक अंतःक्रिया होती है। अगला क्वेश्चन, त्रिभाषा सूत्रानुसार प्रथम भाषा भवे। त्रिभाषा सूत्र के अनुसार प्रथम भाषा कौन सी है? तो मातृभाषा। कौन सी? मातृभाषा या प्रांतीय भाषा। मातृभाषा का विकास होता है। बालकस्य प्रथम पाठशाला तु परिवारवेश अस्ति। तो बालक का प्रथम पाठशाला होता है परिवार। चा प्रथम अध्यापिका तु जातकस्य माता। बालक का प्रथम गुरु कौन होता है? तो बालक का प्रथम गुरु उसकी माँ होती है, माता होती है। बच्चों के घर, परिवार, पास पड़ोस आदि वातावरण से
प्राप्त होने वाली भाषा मातृभाषा होती है। क्वेश्चन आता है कि मातृभाषा किसे कहते हैं, तो बच्चों के घर, परिवेश, पास पड़ोस आदि वातावरण से प्राप्त होने वाली भाषा मातृभाषा कहलाती है। इस भाषा का विकास माता ही होता है, अतः इस मातृभाषा के नाम से जानी जाती है। विचारोपकर्ष अस्माकं समझे युवमेव समस्या अस्ति यत् मातृभाषा साधन अस्ति। विचार में अस्माकं समझे युव समस्या, विचारों में जो समस्या होती है वो मातृभाषा के द्वारा एक साधन के रूप में होती है। मातृभाषा कैसी है, एक साधन है, अस्ति साध, न कि साध्य। मया ज्ञाते यत् बालका प्रथमं तु श्वानं विचारान् मातृभाषामेव व्यक्त करोति, अतएव मातृभाषा तु साधनम् अस्ति न तु साध्य। मातृभाषा तु बालकस्य मातृयो पूज्यस्ति। बालक की जो प्रथम विचार की जो भाषा है उसको मातृभाषा कहते हैं। मातृभाषा तु साधनम अस्ति, मातृभाषा कैसी है, एक साधन है, न तु साध्य, ना कि साध्य होती है। मातृभाषा एक साधन होती है, ना कि साध्य। मातृभाषा तु बालकस्य मातृ पूंजीस्ति, जो बालक की मातृभाषा है वो एक पूंजी होती है। मातृभाषा धारिता बहुभाषावाद नाम मातृभाषा अधिगमा विद्यालय शिक्षणस्य 10 वर्षाणि मातृभाषा शिक्षणं मातृभाषा आरंभ बहुनां भाषाणां प्रति संक्रमणं भारतीय वैदिकानां चेति बहुनां भाषाणां अधिगम। तो मातृभाषा धारिता बहुभाषावाद होती है। कैसी? मातृभाषा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चिंतन, थिंकिंग्स क्या होती है? चिंतन दो प्रकार का होता है। कितने? चिंतन दो प्रकार का होता है। अपसारी चिंतनम, एक अपसारी चिंतन, दूसरा अभिसारी चिंतन। पहला अपसारी चिंतनम सृजनात्मकम अस्ति। अपसारी चिंतन एक सृजनात्मक होता है। कैसा होता है? सृजनात्मक। स्वयमेव विचार विमर्श क्षमता निर्माण करोति। स्वयं में एक विचार विमर्श करने की क्षमता का निर्माण होता है। किसमें? अपसारी चिंतनम। अपसारी चिंतनम वैज्ञानिक अस्ति। अपसारी चिंतन एक कैसा है? तो एक वैज्ञानिक चिंतन है। अपसारी चिंतन कैसा है? वैज्ञानिक चिंतन होता है। अपसारी चिंतन तू चिंतनम तू, ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा सीटेट में पूछा जा चुका है कि आउट ऑफ द बॉक्स होता है। आउट ऑफ द बॉक्स अपसारी चिंतन से संबंधित होता है। अब बात करते हैं अभिसारी चिंतन। अभिसारी चिंतन, अभिसारी चिंतनम, जिसको अभिसारी चिंतन कहते हैं। क्या कहते हैं? अभिसारी चिंतन। अभिसारी चिंतनम परम्परावादी भवति। अभिसारी चिंतन है वो पारंपरिकवादी चिंतन
होता है। यद्यमेव तु परंपरा आश्रिता अस्ति, एक परंपरा पर आश्रित होता है अभिसारी चिंतन। अभिसारी चिंतन रूढ़िवादी भवति, तो अभिसारी चिंतन है वो कैसा होता है, एक रूढ़िवाद होता है। अभिसारी तु चिंतनम, अभिसारी चिंतन कैसा होता, इन द बॉक्स होता है अभिसारी चिंतन। क्वेश्चन, अभिसारी चिंतनम कथम भवति संभवति यदा बालका एक बिंदून प्रति अनेक बिंदूनम प्रति गच्छत, यदा बालका किमपि न चिंतनं करोति, यदा बालिका परंपरा विधि चिंतनं करोति, बालक यदा बालिका अधोगामी चिंतनं करोति। बताएं इसका आंसर। तो इसका जो आंसर है, यदा बालिका किमपि न चिंतनं करोति, कोई चिंतन नहीं होता है, ये गलत। पारंपरिकवादी चिंतनम अभिसारी चिंतन होता है। अधोगामी चिंतनम, अब अपसारी चिंतनम का क्या आंसर है, यदा बालिका अधोगामी चिंतनम करोति। अगला क्वेश्चन, संस्कृत भाषाया विकासस्य कौशलम, संस्कृत भाषा का विकास कौशल होता है कौशलम, श्रवणम, भाषणम, पठनम, लेखनम। पहले सुनना, फिर बोलना, फिर पढ़ना, फिर लिखना, ये क्रम होता है भाषा कौशल का। श्रवणम को कहते हैं सुनना, भाषणम को कहते हैं बोलना, पठनम को कहते हैं पढ़ना, लेखनम को कहते हैं लिखना। श्रवणम और पठनम ये अर्जनम, ग्रहणम, अबोध के अंतर अबोधनम होते हैं, लेकिन भाषण और लेखन अभिव्यक्ति होती है। कैसे? क्वेश्चन आता है अभिव्यक्ति कौशल कौन कौन से होते हैं, तो भाषण, भाषणम और लेखनम ये अभिव्यक्ति कौशल के अंतर्गत आते हैं। सीटेट में पिछली बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि अभिव्यक्ति कौशल कौन कौन से हैं, तो अभिव्यक्ति कौशल होते हैं भाषणम, लेखनम। किसी भाषा को सीखने के लिए अभ्यास की अति आवश्यकता होती है। इसी के लिए कहा गया है कि विद्या अभ्यासेन आयति, विद्या आयासेन आयति। भाषा विकास के लिए उनके समस्त कौशलों का ज्ञान होना आवश्यक है। भाषा के कौशल के विकास का क्रम सुनना, स्पीकिंग श्रवणम, बोलना, सुनना को श्रवणम कहते हैं, बोलना को कथनम, भाषणम, संभाषणम, पढ़ना को पठनम, वाचनम, कौशलम, लिखना को लेखनम, वर्तनी, कौशलम। स्पेशल बीपीएल ये ट्रिक है कि SBPL इसका मतलब होता है, एस का मतलब होता है सुनना, बी का मतलब बोलना, पी का मतलब पढ़ना, एल का मतलब लिखना। स्पेशल बीपीएल ये ट्रिक है भाषा कौशल को
क्रम से लगाने की। उत्पादक कौशलम अस्ति, उत्पादक कौशल कौन सा होता है? संभाषणम लेखनम, श्रवण लेखनम, पठनम लेखनम, श्रवणम लेखनम च। उत्पादक कौशल के अंतर्गत आता है श्रवणम, भाषणम च। अगला क्वेश्चन एक और है, ग्रहणात्मकम कौशलम अस्ति, ग्रहणात्मक कौशल के अंतर्गत कौन कौन आते हैं? पठनम लेखनम, पठनम संभाषणम, श्रवणम भाषणम, श्रवणम लेखनम। बताएं इसका आंसर। ग्रहणात्मक कौशल के अंतर्गत आते हैं कौन कौन से? कौन कौन से आते हैं? श्रवणम, पठनम। अगला क्वेश्चन, अनौपचारिक माध्यमेन कस्याचित् भाषाया अधिगमार्थम अधोलिखितेषु कस्य समावेश अस्ति? अनौपचारिक माध्यम में भाषा अधिगम समावेश होता है, कैसा? भाषा प्रयोगशाला। श्रवणम कौशलम, श्रवण कौशल एक उद्देश्य होता है। श्रवण कौशल श्रुत्वाग्रहणम, इसको एक उद्देश्य होता है, कौन सा? श्रुत्वाग्रहणम, इसको कहते हैं सुनना। श्रवणम कौशलम, श्रवणम कौशल साधनम, सुनने वाले साधन होते हैं। बोर्ड पर एक टीचर समझा रहा है, रेडियो एक श्रवण कौशल के अंतर्गत आता है, श्रवण कौशल साधन है। टेलीफोन है, ये उपकरण होते हैं श्रवण कौशल के अंतर्गत आते। भाषण कौशल, भाषण कौशल मौखिका व्यक्ति, भाषा कौशल कैसा होता है? मौखिका व्यक्ति। श्रवण कौशल विद्या, माइक में जैसे ये टीचर भाषण दे रहा है तो स्टूडेंट इसको सुन रहे हैं, इसको कहते हैं श्रवण कौशल। पठन कौशलम को कहते हैं पठित्वार्थ ग्रहणम, पठन कौशल को कहते हैं। पठनस्य प्रकारम, जैसे ये विद्यार्थी हैं पढ़ रहे हैं, इसको कहते हैं पठनस्य प्रकारम। पठने स्वरस्य अभिव्यक्त्या दृष्टेन पठनस्य द्विप्रकारम, पठन स्वर अभिव्यक्ति के दो प्रकार होते हैं, सस्वर वाचन, सस्वर पाठन और मौन पाठन। सस्वर पाठन आदर्श वाचन, अनुकरण वाचन, संवेद वाचन, इसके अंतर्गत आते हैं सस्वर पठन के। मौन वाचन सामान्य मौन वाचन के अंतर्गत सामान्य मौन वाचनम, गंभीर मौन वाचनम, द्रुत मौन वाचनम। पठनस्य लाभ, पढ़ने के लाभ। ज्ञानस्य विस्तार भवति, ज्ञान का विस्तार होता है पढ़ने से। व्यवहारेषु दक्षताम आगच्छत, व्यवहार में दक्षता आती है। शब्दानाम उच्चारणम शुद्ध एवं विकास भवति, शब्दों का उच्चारण शुद्ध और विकास होता है। विशेष ज्ञानम वर्धयति,
विकास विषय का ज्ञान होता है। पठन कौशलस्य विद्या। पठन कौशलस्य विद्या अक्षर या वर्ण विधि। पठन कौशल के अंतर्गत कौन कौन आते हैं? अक्षर या वर्ण विधि, शब्द विधि, सृष्टि विधि, वाक्य पद्धति विधि, कथा विधि, कविता विधि। लेखन कौशलम उद्देश्यम पठितस्य लिखिताभिव्यक्ति। लेखन कौशल को कहते हैं पठितस्य लिखितस्य अभिव्यक्ति, लिखिताभिव्यक्ति कहते हैं। लेखन कौशल के अंतर्गत मॉन्टेसरी विधि, अनुकरण विधि, जैक्टॉट विधि, उद्बोधन विधि, तर्क वितर्क विधि ये आती हैं लेखन कौशल के अंतर्गत। संस्कृत भाषा शिक्षणस्य दोषम। संस्कृत भाषा के शिक्षण दोष भाषा अधिगमस्य समस्या एवं त्रुटियाँ। समस्या और त्रुटि होती है। अशुद्ध उच्चारण संबंधी दोषा। अशुद्ध उच्चारण संबंधित दोष होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहला होता है वर्णमाला गत दोषा। वर्णमाला का दोष जैसे का, के, खा को ख्या पढ़ें, का को कै पढ़ें, ये वर्णमाला दोष होता है। स्वर लोप दोषा। स्वर का लोप, एकादश को एकदश पढ़ें, द्वादश को द्वादश पढ़ें, ये स्वरों का लोप होता है। तीसरा है स्वरागम दोषा। स्कूल को स्कूल पढ़ें, इस प्रकार। स्वर भक्ति दोषा जैसे श्री को श्री, प्रताप को प्रताप, ये स्वर भक्ति दोष होते हैं। सामान्य लिपि संबंधी दोष। सामान्य लिपि संबंधी दोष होते हैं ना, ड़ा, सा, ऋ, ई, पर, गर, ये सभी प्रकार के सामान्य लिपि दोष होते हैं। और अनुस्वर संबंधी दोष होते हैं अंकित को अकित लिखना, संचित को सचित लिखना, ये अनुस्वर संबंधी दोष होते हैं। मात्रा संबंधी दोष कौन कौन होते हैं? अधीन को आधीन, रचयिता को रचयिता, प्रमुख अधिगमस्य अक्षमता। जैसे अधिगम अक्षमताएं कौन कौन सी होती हैं? गणना विकारम डिसकैलकुलिया। गणना विकार होता है डिसकैलकुलिया। लेखन विकार होता है डिसग्राफिया। डिसलेक्सिया होता है पठन विकार। डिस्प्रैक्सिया होता है गतिक कौशलों संबंधी विकार। डेमेंटिया होता है स्मृति विकार। डिस्थीमिया होता है अवसाद विकार। ADHD अटेंशन डिफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर। न्यून अवधान अस्थि सक्रिय विकार। डिस्फोरिया उदासीन विकार। उदासीन होता है व्यक्ति इसमें। डिस्मोर्फिया अपने शरीर में कमी ढूंढने का विकार। डिस्फोनिया आवाज़ विकार जैसे ध्वनि यंत्र में कुछ समस्या। ये होते हैं अधिगम अक्षमताएं। डिस्टोनिया गतिशीलता विकार जिसमें मांसपेशियों के सिकुड़ने के कारण चलने में परेशानी। एक्यूर्ड हेल्पनेस अर्जित निसहायता जिसमें व्यक्ति इतना निराश हो चुका होता है कि उसे लगता है वो कुछ नहीं कर पाएगा। डिस्फेजिया संप्रेषण विकार
किसी मस्तिष्क की बीमारी या क्षति का परिणाम। लेखन विषय व्यक्तिक्रम कथ्यते। लेखन कौशल का विकार कौन सा होता है? डिस्ग्राफिया। डिसलेक्सिया का भाषागत विकार या प्रभाविता। डिसलेक्सिया किससे होती है? डिसलेक्सिया संकेत बोधन, कथित बोधन, मौखिक बोधन, लिखित भाषा बोधनम। लिखित भाषा बोधनम होती है डिसलेक्सिया। भाषा शिक्षण सिद्धांत। भाषा शिक्षण के सिद्धांत: स्वाभाविकता सिद्धांत, अभिरुचि सिद्धांत, क्रियाशीलता अभ्यासस्य सिद्धांत, मौखिक कार्य सिद्धांत, व्यक्तिक भिन्नता सिद्धांत, समवाय सिद्धांत, अभ्यास सिद्धांत। और अभ्यास सिद्धांत के बाद उद्देश्य विभाजनम सिद्धांत। भाषा शिक्षण सूत्र। भाषा शिक्षण के सूत्र: ज्ञाता दिज्ञाता प्रति, अज्ञात से अज्ञात की ओर, स्थूल से सूक्ष्म के प्रति, पूर्णादर्शम पूर्णदर्शम प्रति, विश्लेषणम संश्लेषण प्रति, विश्लेषण से संश्लेषण, आगमन से निगमन, सरल से कठिन, अनिश्चित से निश्चित। ज्ञानेन्द्रिय शिक्षणम। भाषा शिक्षण विद्या। भाषा शिक्षण की विद्या होती है। संस्कृत भाषा शिक्षण से द्विभेदम अस्ति। भाषा शिक्षण के भेद कितने होते हैं? 2 होते हैं। पाठशाला विधि। पाठशाला विधि के अंतर्गत मौखिक विधि, वाद विवाद विधि, प्रश्नोत्तर विधि, भाषण विधि, कथा कथन विधि, कथा नायक विधि। दूसरी है व्याकरण अनुवाद विधि, जिसको भंडारकर विधि भी कहते हैं। नवीन विधि अर्वाचीन के अंतर्गत पाठ्य पुस्तक विधि, प्रत्यक्ष विधि, विश्लेषणात्मक विधि, ये आती हैं नवीन विधि यानी अर्वाचीन के अंतर्गत। संस्कृत शिक्षण विद्या। संस्कृत भाषा शिक्षणम तु 5 भागेषु विभाजिता। संस्कृत भाषा शिक्षण में 5 भाग होते हैं। 5 भागों में विभाजित किया गया है संस्कृत शिक्षण को। संस्कृत व्याकरण शिक्षण विधि: आगमन विधि, निगमन विधि, भाषा संवर्ग विधि, परंपरागत विधि, समवाय विधि और पाठ्य पुस्तक विधि। संस्कृत पद्य शिक्षण विधि कौन कौन सी होती है? भाषानुवाद विधि, भाष्य विधि, अन्वय विधि, व्याख्या विधि, समीक्षा विधि, तुलना विधि। ये होती हैं संस्कृत पद्य शिक्षण की विधियां। संस्कृत गद्य शिक्षण विधि। तो संस्कृत गद्य शिक्षण की विधि होती है पाठ्य पुस्तक विधि, व्याख्यान विधि, हार्वर्ड विधि होती है। इसके 5 स्तर होते हैं। कौन कौन से 5 स्तर होते हैं? प्रस्तावना, सामान्यीकरण, तुलना, मूल्यांकन, प्रयोग। हार्वर्ड की 5 पदी प्रणाली होती है। अर्थ विधि, इसको अर्थ विधि भी कहते हैं। संस्कृत नाटक शिक्षण विधि। संस्कृत नाटक शिक्षण विधि कौन कौन सी होती है? कक्षा अभिनय विधि, आदर्श नाट्य विधि, रंगमंची विधि, अभिनय विधि। संस्कृत अनुवाद शिक्षण विधि, कर्ताधारण विधि,
कर्मत्व द्वारण विधि, क्रिया द्वारण विधि। संस्कृत शिक्षणस्य अन्य विधि जैसे प्रत्यक्ष विधि, व्याकरण अनुनाद विधि, इसी को भंडारकर विधि कहते हैं। अननयन विधि नाम के केवलम व्याकरण अनुनादे च बलम द्यते। अस्य विधि डॉक्टर रामकृष्ण गोपाल भंडारकर महोदय प्रतिपादित अननम देवम पुस्तकम विरचितम। जो भंडारकर विधि है वो डॉक्टर रामकृष्ण गोपाल भंडारकर के नाम पर महोदय पर, जो भंडारकर विधि का नाम क्यों पड़ा कि डॉक्टर रामकृष्ण गोपाल भंडारकर के नाम पर, इसी को भंडारकर विधि कहते हैं और इसी को कहते हैं व्याकरण अनुनाद विधि। मार्गोपादेशिका संस्कृत मंदिरांत। कथा कथन विधि, कथा विधि, कक्षा नायक विधि, पाठशाला विधि, मौखिक विधि, पारायण विधि, भाषण विधि, प्रश्नोत्तर विधि, वाद विवाद विधि। शिक्षाधिकारादि नियमानुसारेण प्रत्येकं छात्रस्य अधिकार अस्ति। शिक्षा अधिकार के अनुसार आरटीई प्रत्येक छात्र का अधिकार है कि वह राजकीय भाषा माध्यमेन अधिगन्तुम, आधुनिक भारतीय भाषा माध्यमेन अधिगन्तुम, मातृभाषा माध्यमेन अधिगन्तुम, आंग्ल भाषा माध्यमेन अधिगन्तुम। अगला क्वेश्चन, कविता पठनस्य उद्देश्यस्ति। कविता पठनस्य उद्देश्यम अस्ति। कविता पठन का उद्देश्य क्या होता है? कंठस्थीकरण, ये गलत है। उच्चारण विकास, ये भी गलत है। अनुभूतानि विचारण च बोध, ये भी गलत। कविता पठनस्य का उद्देश्य है धारा प्रवाहस्य शुद्धताया च विकास, बी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, भंडारकर विधि प्रतिपादन कैन। भंडारकर विधि के प्रतिपादक हैं कौन? वकील महोदय डॉक्टर रामकृष्ण गोपाल भंडारकर, स्पेंसर महोदय, कॉमिनियस महोदय। तो भंडारकर विधि के हैं डॉक्टर रामकृष्ण गोपाल भंडारकर, इन्हीं के नाम पर भंडारकर विधि का नाम पड़ा और इसी को कहते हैं व्याकरण विधि। क्या कहते हैं? व्याकरण विधि, इसी को कहते हैं व्याकरण विधि। अगला क्वेश्चन, संप्रेषणम भाषा बोधगम्यता च। संप्रेषण भाषा बोधगम कौन कौन से होते हैं? संप्रेषण द्विभेदम, संप्रेषण के दो भेद होते हैं, शाब्दिक और अशाब्दिक। अशाब्दिक के अंतर्गत ध्वनि संकेत हा हा हु, इस प्रकार का अशाब्दिक होता है। लिखित विचारों का आदान प्रदान लिखकर किया जाता है, पत्र, पत्रिकाएं इत्यादि। संप्रेषण सिद्धांत, संप्रेषण के सिद्धांत होते हैं कौन कौन से? सजगता का सिद्धांत, योग्यता का सिद्धांत, सहभागिता का सिद्धांत, इसी को द्विपक्षीय प्रक्रिया कहते हैं। उचित सामग्री का सिद्धांत, सहायक एवं बाधक तत्व का सिद्धांत। संप्रेषण की प्रकृति एवं विशेषताएं। संप्रेषण की प्रकृति एवं विशेषताएं। संप्रेषण सदैव एवं गत्यात्मक प्रक्रिया है। कैसी है? संप्रेषण सदैव एवं गत्यात्मक प्रक्रिया है। संप्रेषण एक मनोवैज्ञानिक तथा सामाजिक प्रणाली है।
संप्रेषण के बिना शिक्षण कार्य संभव है। कम से कम 2 व्यक्तियों का होना जरूरी है। किसमें? संप्रेषण की प्रकृति की एवं विशेषता। जैसे क्वेश्चन है, श्रवणम भाषणम पठनम लेखनम इत्यस्य अपरम भाषा कौशलम अस्ति। तो ये होते हैं अधिगमनम सीखने के कौशल होते हैं। शिक्षार्थी नाम त्रुटि संशोधनार्थ शिक्षिका। शिक्षण जो त्रुटि करता है उसका संशोधन शिक्षक। शिक्षार्थी नाम त्रुटि संशोधनार्थ शिक्षिका। शिक्षार्थी जो त्रुटि करता है उसका संशोधन शिक्षक कैसे करता है? दोषस्य पुनरावृत्ति कारणात् छात्रम प्रत्यस्य। गलत। छात्राणां प्रोत्साहितम् आशावादी प्रवृत्ति धार्यते। छात्राणां दोषान् अधोरेखांकित कुर्यात्। छात्र प्रत्येक दोष संशोधन कुरुत। प्रत्येक दोष का संशोधन करना चाहिए, बच्चे को समझाना चाहिए। डी इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन, सुंदरी एकस्य अभ्यासकारस्य नियोजनं कृतवती यस्मिन् सा प्रत्येकं पंचम शब्दस्य लोपं कृतवती। एतद् अभ्यासकार्यम् अस्ति। सुंदरी एकस्य अभ्यासकार्यं नियोजनं कृतवती यस्मिन् सा प्रत्येकं पंचपदस्य। तो इसका होता है रिक्त स्थान पूर्ति। अगला क्वेश्चन, सुनीताया भाषा नियमानां रूपाणां च ज्ञानम् अस्ति एतेन तस्या विकास अस्ति। सुनीता भाषा नियम में रूपाणां च ज्ञान, रूप और ज्ञान एतस्य विकास अस्ति, रूप और ज्ञान का विकास करती है। तो भाषा सामर्थ्य से, बहुभाषिकता से, द्विभाषिकता से, संप्रेषण सामर्थ्य से। तो ये करती है भाषा सामर्थ्य। अगला क्वेश्चन, मापन मूल्यांकने च भेदम। मापन और मूल्यांकन में अंतर। तो मापनस्य कार्य केवलम अंक प्रदान। मापन का कार्य होता है केवल अंक प्रदान करना। मूल्यांकन अंक प्रदान करणस्य पश्चात मूल्यांकन निर्धारणम अपि करणम। मूल्यांकन अंक प्रदान करने से पहले मूल्यांकन निर्धारण करता है। मापनस्य क्षेत्रम सीमित। मापन का क्षेत्र सीमित होता है, लेकिन मूल्यांकनस्य क्षेत्रम व्यापकम भवति। इसका क्षेत्र होता है व्यापक होता है। कैसा होता है? व्यापक होता है और इसका सीमित होता है। इदम मूल्यांकनात् पूर्णम भवति। इसका मूल्यांकन किया जाता है, पूरा किया जाता है, लेकिन मूल्यांकन मापनस्य पश्चात भवति। मूल्यांकन में मापन के पश्चात किया जाता है, लेकिन मापनस्य पश्चात भविष्यवाणी करणम संभवम नास्ति। मापन में भविष्यवाणी करना संभव नहीं है। और मूल्यांकनस्य पश्चात एवं एकम भविष्यवाणी संभवम अस्ति। मूल्यांकन में भविष्यवाणी करना संभव होता है। मापने घटना तथ्यस्य वा विभिन्न परिणामाय प्रतीकनिष्ठं निश्चितं करोति। मूल्यांकन घटना तथ्यस्य वा मूल्यांकन करोति। तो ये थे मापन और मूल्यांकन में अंतर।
अब मूल्यांकन उद्देश्य, मूल्यांकन के उद्देश्य कौन कौन से हैं? छात्राणाम उपलब्ध ज्ञानम, छात्र का उपलब्ध ज्ञान। छात्राणाम विकासस्य निरंतरम गति प्रदान, छात्र का निरंतर विकास। छात्राणाम योग्यताम कौशलम रुचि प्रणाम आदि ज्ञानम करणम, छात्र का योग्यता के अनुसार रुचि और ज्ञान। छात्राणाम वर्गीकरण, छात्र का वर्गीकरण। छात्राणाम शिक्षणा उपचारात्मक व्यवस्था प्रदानम, छात्र की शिक्षण में उपचारात्मक व्यवस्था प्रदान करना। शिक्षकाणाम कुशलता एवं सफलतानाम ज्ञानम करणम, अध्ययन अध्यापनस्य प्रभाव निर्माणम। ये है मूल्यांकन के उद्देश्य। भाषा शिक्षण से सहायकम सामग्री, भाषा शिक्षण में सहायक सामग्री। भाषा शिक्षण में सहायक सामग्री, शिक्षण सहायक सामग्री महत्व, शिक्षक सहायक सामग्री के महत्व। पहला है लब्धम ज्ञानम परिपुष्टि, दूसरा है अध्ययन समय श्रवणेन्द्रियाँ दर्शनेन्द्रियाँ च आकर्षणम, सुनने वाली इंद्रियाँ और देखने वाली इंद्रियाँ सभी का आकर्षण। संस्कृत शिक्षणे उपयुक्तानि दृश्य श्रव्य साधनम अस्ति, पाठ्य वस्तु सुग्राह्य च कर्तव्य, शिक्षणम प्रभावपूर्णम भवति। यह 3 प्रकार का होता है। श्रव्य साधन 3 प्रकार का होता है। रेडियो श्रव्य साधन, टैप रिकॉर्डर श्रव्य साधन के अंतर्गत आता है, ग्रामोफोन ये भी श्रव्य साधन के अंतर्गत आता है। श्रव्य साधनानि, श्रव्य साधन आकाशवाणी, ग्रामोफोन, लिंगुआफोन, टैप रिकॉर्डर, भाषा प्रयोगशाला ये श्रव्य साधन के अंतर्गत आते हैं। दृश्य श्रव्य साधनम, दृश्य श्रव्य साधन के अंतर्गत दूरदर्शनम, नाटकम, चलचित्रम ये आते हैं, जिसमें दृश्य श्रव्य साधन का मतलब सुनने और देखने दोनों से होता है। दृश्य श्रव्य साधन के अंतर्गत दूरदर्शन, ऑडियो वीडियो कैसेट, चलचित्र, कंप्यूटर, भाषा प्रयोग ये आते हैं दृश्य श्रव्य साधन के अंतर्गत। ब्लैक बोर्ड, दृश्य साधन के अंतर्गत ब्लैक बोर्ड कौन आता है? ब्लैक बोर्ड जैसे इस पर ये लिखा है चंद्रा, ये आता है ब्लैक बोर्ड के अंतर्गत। ओवरहेड प्रोजेक्टर, दृश्य साधनानी, वाइट बोर्ड, टाटा क्लासेस, ग्रीन बोर्ड, श्यामपट ये सभी दृश्य के अंतर्गत। चार्ट, प्रतीक, पत्र पत्रिकाएँ, फिल्म स्ट्रिप, प्रोजेक्टर, ओवरहेड प्रोजेक्टर ये दृश्य के अंतर्गत आते हैं। उपचारात्मक, निदानात्मक, उपचारात्मक, निदानात्मक। निदानात्मक शिक्षण के अंतर्गत निदान शब्द प्रयोग, चिकित्सा, विद्या, करोत ये सभी आ जाते हैं। उपचारात्मक का मतलब होता है किसी व्यक्ति की समस्याओं को दूर कर देना। निदान का मतलब समस्या की कारण को जानना। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें। माइंड 5 एकेडमी, माइंड 5 एकेडमी, मैं दीपक सर
आप लोगों को एक शिक्षक और शिक्षिका बनाने का एकमात्र संस्थान माइंड 5 एकेडमी। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अगली क्लास में फिर मिलती हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।